इतने लोग जुड़ेंगे। पंजाब आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष 14 जून को होशियारपुर में, केंद्रीय गृह मंत्री का 18 को गुरदासपुर में प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 साल की सृष्टि को बचाने के लिए करीब 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना ने संभाला है मोर्चा। राजस्थान महाराष्ट्र से पहुंचेंगे विशेषज्ञ। लखनऊ की कोर्ट में जज के सामने गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावर ने 6 गोलियां मारी। हड़ताल पर वकील। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे का आरोप, शिंदे गुट से मिली है धमकी। जान से मारने की धमकी का आया है मैसेज। पांच किसान संगठनों की मीटिंग आज। हरियाणा पंजाब के बीच पानी बंटवारे पर होगी बात। और आईएएस उदित प्रकाश राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव ने की थी शिकायत। आईएएस उदित प्रकाश पर एफआईआर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के बार एसोसिएशन के वकील आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का मामला है। अपनी मांगों को लेकर के आज हड़ताल पर बैठे हैं वकील। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर पर भारी पुलिस फोर्स इस दौरान मौजूद है। कोर्ट परिसर के आसपास सन्नाटा छाया हुआ है। कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या से उठ रहे सवाल। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील आज हड़ताल पर। गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का मामला आपको बता रहे हैं। लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लखनऊ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बार एसोसिएशन ने कहा है। अपनी मांगों को लेकर के आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। कोर्ट परिसर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कोर्ट परिसर में आसपास जो है सन्नाटा छा गया है। कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या से उठ रहे गंभीर सवाल। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील आज हड़ताल पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का मामला है। इसको लेकर के लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लखनऊ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपनी मांगों को लेकर के आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। कोर्ट परिसर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। कोर्ट परिसर के आसपास छाया सन्नाटा। कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या से उठ रहे सवाल। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील आज हड़ताल पर बैठ गए हैं। गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या का मामला है, जिसको लेकर के आज सारे वकील जो है वो सन्नाटे पर बैठे हैं और लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कल जब गैंगस्टर संजीव कुमार की हत्या की गई थी, उसका शूट आउट हुआ था। इस दौरान एक बच्ची को भी गोली लगी थी। कोर्ट परिसर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि कोर्ट परिसर के आसपास सन्नाटा छाया है। कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या के उठ रहे सवाल। आपको बता दें कि लखनऊ बार एसोसिएशन के वकील आज धरने पर बैठे हैं। बता दें कि कल जब शूट आउट हुआ था, उस दौरान एक बच्ची को भी गोली लगी थी, जिसके खिलाफ आज जो है बार एसोसिएशन के जो सारे वकील हैं, वो तमाम वकील आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इसको देखने के लिए सीएम, जो बच्ची की गोली लगी थी, उसको आज देखने के लिए सीएम योगी अस्पताल पहुंचे हैं। उसका हालचाल जाना है। लखनऊ में जीवा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई बच्ची का एक्सरे सामने आया है।
बता दें कि बच्ची के सीने में लगी है गोली, एक्सरे में दिखाई दे रही है गोली। हॉस्पिटल में बच्ची का लगातार चल रहा इलाज। कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई थी बच्ची का सामने आया है एक्सरे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल पहुंच करके बच्ची का हालचाल जाना है और घायल बच्ची से मुलाकात की है, उनके परिजनों से बात की है। हॉस्पिटल में बच्ची का हालचाल जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, बच्ची से बात की। आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई बच्ची का एक्सरे भी सामने आया है। एक्सरे में साफ देखा जा रहा है कि जो बच्ची को गोली लगी है वो एक्सरे में दिखाई दे रही है। बच्ची के सीने में गोली लगी थी। तो आपको बता दें कि हॉस्पिटल में बच्ची का लगातार इलाज जारी है। उसको देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कोर्ट में फायरिंग के दौरान बच्ची की गोली लगी थी। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला है जिसमें एक बच्ची को भी गोली लगी थी। आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग जख्मी बच्ची का भी एक्सरे सामने आ गया है। एक्सरे में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची के सीने में गोली लगी थी। इसको लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जिस हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने बच्ची से बात की, उनके परिजनों से बात की है, जो उसका हालचाल जाना है। आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग के दौरान एक बच्ची के सीने में गोली लगी थी। सीने में गोली लगेगा बच्ची जो थी उसका एक्सरे भी सामने आया है। एक्सरे में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची के सीने में गोली लगी थी। हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज जारी है, जिसको देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है। वहां पर गए थे, बच्ची से बात की, बच्ची का हालचाल जाना। आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग में एक जख्मी बच्ची का एक्सरे भी सामने आया है। एक्सरे में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्ची के सीने में गोली लगी थी। तो हॉस्पिटल में बच्ची का लगातार इलाज चल रहा है। उसको देखने के लिए, उसका हालचाल जानने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। मैं आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग के दौरान बच्ची को गोली लग गई थी। तो जीवा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा मामला आपको बता रहे लखनऊ से। कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई बच्ची का एक्सरे सामने आया है। बच्ची के सीने में लगी गोली एक्सरे में दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल में बच्ची का लगातार इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई बच्ची का एक्सरे सामने आया। बच्ची के सीने में लगी गोली एक्सरे में दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल में बच्ची का लगातार इलाज जारी है। कोर्ट में फायरिंग के दौरान बच्ची को लगी थी गोली। कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई बच्ची का इलाज जारी है। बच्ची के सीने में लगी गोली एक्सरे में दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल में बच्ची का लगातार इलाज जारी है। उसका हालचाल जानने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उस बच्ची का हालचाल जाना। कोर्ट में फायरिंग के दौरान बता दें कि बच्ची को गोली लग गई थी। और अब बात करेंगे कितनी सुरक्षित है अब कचहरी, क्योंकि दिन दहाड़े जो है लगातार जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कचहरी के सामने ही जो है हत्यारोपी उनके जिस तरीके से कानून सजा दे उससे पहले ही उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जाती है। ऐसे कई मामले हमने देखे। अभी हाल ही का मामला कल देखा गया जब जीवा जो है एक आरोपी था, उसको पुलिस ले जा रही थी, जज के सामने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और कोर्ट परिसर के अंदर उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। पुलिस सुरक्षा में चूक हुई है। पुलिस सुरक्षा की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जीवा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा मामला को बता रहे हैं। जब यह हत्याकांड हुआ उस दौरान एक बच्ची थी मौजूद जिसके सीने में गोली जा लगी। आपको बता दें कि जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कहा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी जो है वो सुरक्षित रही है। इसको लेकर के जो बार एसोसिएशन के वकील हैं वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कल जीवा हत्याकांड हुआ था उससे जुड़ा बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर इस फायरिंग के दौरान एक बच्ची के सीने में गोली भी लगी थी। और ये देखा जा रहा है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर पुलिस सुरक्षा में जो आरोपी होते हैं उनकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जा रही है। जज के सामने ये फायरिंग हुई है, कोर्ट परिसर के अंदर। ये कोर्ट परिसर है जहां पर कल जीवा जो गैंगस्टर है उसके ऊपर गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई गई थी और उसकी वहीं पर ही ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं लखनऊ से उत्कर्ष सिन्हा, उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कचहरी जो है अब वो सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस तरह के मामले जज के सामने कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस सुरक्षा में एक आरोपी की हत्या कर दी जाती है, कानून उसको सजा दे उससे पहले आरोपी को सजा दे दी जाती है। क्या कुछ बताना चाहेंगे उत्कर्ष जी? देखिए हरीश, ये जो सारा मामला है अब सबके सामने है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज जो हमारा ये विशेष चर्चा का कार्यक्रम है इसमें बहुत महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ हैं। श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी हैं, डीजीपी रहे, बड़े सख्त डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश, और कमल कृष्ण राय इलाहाबाद के जाने माने वकील हैं हाई कोर्ट के, और बहुत सारे मानवाधिकार के मामले इन्होंने लड़े हैं। ये प्रश्न हम और आप करें इससे पहले मैं एक छोटा सा दे रहा हूं और कुछ जानकारी चाहूंगा। देखिए 2018 में उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई, जेल के भीतर गोली मारी गई उसको, वो मामला काफी चर्चा में रहा जी। इसके बाद 2020 में चित्रकूट जेल के भीतर मेराज नाम के एक अपराधी की हत्या हुई, जेल के भीतर हत्या हुई उत्तर प्रदेश की जेल में। ये दूसरी हत्या थी 2 साल के भीतर। कुछ महीने पहले, अभी मुश्किल से 2 महीने गुजरे होंगे, जब अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या हुई सरेआम, और अब कचहरी के भीतर ये शूट आउट हुई। तो ये समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो दावे सरकार कर रही है वो दावे इस मोडस ऑपरेंडी के साथ, ये जो शूटआउट्स हो रहे हैं, जो जेल के भीतर हो रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में हो रहे हैं, जो अदालत के भीतर हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रही है, या कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पे ही संदेह हो रहा है? द्विवेदी जी से बेहतर कौन बताएगा? जहां तक इस घटना का संबंध है, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी को ये चिंता का विषय है, शासन के लिए चिंता का विषय है कि ऐसी घटनाएं कोर्ट के परिसर के अंदर नहीं होनी चाहिए, और ऐसी घटनाएं होने से जनसाधारण का मनोबल घटता है। परंतु इन घटना जो आपने घटनाएं गिनाई, उनके मात्र से कोई ऐसा निष्कर्ष निकालना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये ऐसी घटनाएं होती रही हैं। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि लखनऊ में जो जेल सुप्रीटेंडेंट थे उन्हीं को मार दिया गया था, और इन्हीं बदमाशों ने अंदर जो रहते हैं उन्होंने बाहर मार दिया। तो कम से कम अंदर बदमाश मारा जाता, बाहर जेल अधिकारी तो नहीं मारा जाता, वो स्थिति तो नहीं है। उन्नाव में हो चुकी है, इसी तरह कोर्ट में हत्या हो चुकी है बदले की भावना से। तो ऐसी घटनाएं हो तो पहले भी चुकी है, परंतु वर्तमान में जो घटना हुई है वो और जो आपने गिनाई, ये सभी ऐसी हैं जिनके विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए शासन को और पुलिस को। हाँ, एक बात अवश्य है, केवल ये कह देना कि पुलिस इनको अकेला रोक सकती है, ये संभव नहीं है। अगर वकील और सामान ये जानते हुए कि आदमी हत्या करके आया, घर में उसको शरण देता है, और ये जानते हुए कि वो टेररिस्ट है और उसके लिए बचाव करते हैं, तो फिर हर व्यक्ति का अपना अपना उत्तरदायित्व है। हर केवल पुलिस सारे को देख ले, ऐसा संभव नहीं हो सकेगा।
अगर ये उम्मीद की जाए कि पुलिस अकेली करने के लिए जी महेश जी, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस जो है इस तरह के मामलों को रोक नहीं सकती है। हमने फिल्मों में देखा इस तरह की जो है कोर्ट परिसर में हत्या कर दी जाती थी, और अब हम देखते हैं कि पूर्व में भी ऐसा हो चुका है। तो क्या आगे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, पुलिस प्रशासन अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर वो नहीं सौंपेगी, तो किस तरीके से अब आगे की ऐसी घटना ना हो सके उसको ध्यान में रोका जा सकता है? ये मेरी बात शायद द्विवेदी जी को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन एक जो प्रश्न उठा, और कमल कृष्ण राय साहब जी, बहुत चर्चा ये आम हो रही है कि ये सारे अपराधी थे, और अपराधियों का अंत तो ऐसे होता है। जब मुझे याद है कि जब अतीक की हत्या हुई थी प्रयागराज में जी, तो उस वक्त एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े मंत्री ने एक ट्वीट किया था कि प्राकृतिक न्याय है ये। तो क्या इस तरह के प्राकृतिक न्याय कहने से सारी जिम्मेदारियां खत्म होती हैं? क्या एक सजा याफ्ता या विचाराधीन कैदी की सुरक्षा को लेके अगर ढील हो रही है, अगर उसकी हत्या हो जा रही है, तो उसको मान लेना चाहिए कि ये न्याय है या प्राकृतिक न्याय है या कर्मों का फल है? कानून क्या कहता है? जी महेश जी, अगर उस वक्तव्य को सही मान लिया जाए या इस सरकार के कार्यप्रणाली का हिस्सा मान लिया जाए, तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान कर रहे हैं वो लोग कि इस देश में, इस प्रदेश में संविधान और कानून की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट और कचहरी की आवश्यकता नहीं है, और पुलिस की जो वर्दी है वो लोग एग्जीक्यूटर हैं, और पुलिस का जो थाना है वो न्यायालय है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस डिबेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर एंड एक्सेलेंट पुलिस ऑफिसर आदरणीय द्विवेदी जी यहाँ पर बैठे हैं, और इनके सामने हम लोग आज पुलिस के बारे में जो गंभीर चर्चा करेंगे, इससे कुछ रास्ता मिलेगा। क्योंकि हाल के महीनों में एक बार सुप्रीम कोर्ट और 3 बार हाई कोर्ट कह चुकी है, कमेंट कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है जी। हाल के दिनों में पूरे प्रदेश के सारे अधिवक्ता बार काउंसिल के आह्वान पे हड़ताल कर चुके हैं जी कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। 7 जजों बेंच बहुत कम बैठती है। जन्मभूमि के मामले में भी 3 ही जज बैठे थे। 7 जजों की एक बेंच हर 3 महीने पे बैठ रही इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, की कोर्ट में सुरक्षा को किस तरह से अभेद्य बनाया जाए और किस तरह से लिटिगेंट्स का और एडवोकेट का और साधकों का की सुरक्षा की गारंटी की जाए। तो खुद आप प्रकाश सिंह वाले केस में कितने सारे उन्होंने रिकमेंडेशंस किए, कितना विमर्श हुआ, पुलिस एकेडमी उसको लेकर कितना काम हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। कहीं पर कोई अपराधी को पकड़ने के लिए वकील का ड्रेस पहन ले रहा है, अब कैमरा हाथ में लेके है, और उस पूरे हत्या का मोडस ऑपरेंडी देखिएगा तो लगेगा कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रोटेक्शन भी है उन अपराधियों को। इसमें कहीं न कहीं शासन की संलिप्तता भी है, जिस तरह से शासन की तरफ से उसका नहीं, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप कमल कृष्ण जी, बहुत ही गंभीर आरोप इस वक्त आप लगा रहे हैं कि शासन की संलिप्तता। तो ये किस तरह से आप इस चीज को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो एक एसआईटी कल ही इस्टेब्लिश की और उसमें सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, और खुद मुख्यमंत्री आज गए हैं वहां पर बच्ची का हाल चाल लेने। तो चिंता है, और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि शासन की संलिप्तता कहीं दिख रही है। के लिए हम लोग की भी चिंता है, लेकिन हम लोग की उससे भी बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश के जो कानून और व्यवस्था जो है वो भी आईसीयू में लेटा हुआ है। अगर किसी अस्पताल में वो कानून की व्यवस्था हो तो माननीय योगी जी को उनको भी देखाना चाहिए। 2 कड़ी में हो और उनको आप मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, मीडिया वाले हत्या कर रहे हो, हत्या करके पुलिस की गोद में जाकर समा जा रहे हैं, सरेंडर करके धर्म विशेष हमारा लगाते हुए। तो क्या ये करना और क्या एचआरसी के रिकॉर्ड कर रहे हैं? आप पता है
मनीष गुप्ता से मारा गया। पुलिस के ऑफिसर जो है वसूली करने उसको, कब वो भाजपा के सम्मानित नेता थे कानपुर के, उन्होंने सिर्फ के सवाल का दिया, इसलिए उनको नहीं मार डाला। जी उत्तर जी हमारे ये बात है, अपनी बात को पूरा करिए। आपने एक जो बात कही महेश चंद जी से हम उसके पर जरूर बात करना चाहेंगे कि ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है सर, और जो कचहरियों में जो हालात है सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न है। कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे तो ये आया कि वकील ही सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत भीड़ होती कचहरी में। और हमने ये भी देखा है कि पेशी पर आए हुए जो मुलजिम होते हैं, जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, वो जब पेशी पर आते हैं, जब अदालत में उनकी सुनवाई की डेट होती है, उस वक्त वो अब उनके गुर्गे उनको घेरे रहते हैं, ढेर सारे ऑपरेशंस को वहीं से वो सेटल करते रहे हैं। तो कचहरियों की सुरक्षा को लेके क्या कोई फुल प्रूफ प्लान आज तक क्यों नहीं बन पाया? देखिए, कचहरियों की सुरक्षा के लिए अगर ये समझा जाए कि पुलिस के पास कचहरी बहुत स्पेशल है और बाकी नहीं है, तो ये गलत होगा। अगर ये घटना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो जाती तो इससे ज्यादा हंगामा प्रेस भी करता और शासन भी और पब्लिक भी करती, और बिल्कुल राइटफुली करती, बिल्कुल सही बात है। तो ये सुरक्षा तो ओवरऑल है, और ओवरऑल सुरक्षा है और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर वर्ग की इस विषय में। जो मैं पहले कह रहा था कि खुद अगर वकील ऐसे बहुत से हैं जो कि जानते हुए कि आदमी डकैती डाल के आया उसको शरण देते हैं और उसके बाद में हाजिर करवा देते हैं। ऐसे केस एक नहीं कई मेरे सर्विस के दौरान जानकारी में आए। तो अगर हर व्यक्ति अपनी तरफ से सुरक्षा का प्रबंध नहीं करेगा तो केवल पुलिस से ये उम्मीद कर लेना कि वो सारी सुरक्षा कर लेंगे और कोर्ट अकेली जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। पूरा स्टेट है, पूरी स्टेट की जिम्मेदारी है पुलिस के पास। उतने व्यक्तियों में कितने की सुरक्षा क्या की जा सकती है। बट अगर पुलिस की कोई संलिप्तता है जैसा कि आरोप लगाया गया, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, इसकी तो बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। परंतु मुझे जरा संदेह इसलिए होता है इसमें कि अगर ऐसा होता तो संभवतः पुलिस वाले के और उस बच्ची को गोली न लगती अगर पुलिस की संलिप्तता होती जी। मेरा इस बात में थोड़ा सा संदेह लगता है, परंतु ये गंभीर आरोप है और अगर ऐसा है तो बहुत तो फिर महेश जी हमारे संवाददाता दीपक से शामली से भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेंगे, इस पर एक सवाल लेंगे। दीपक, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? दीपक अनम्यूट कर लें जी। देखिए, आपको बता दें इस मामले की अगर बात की जाए, देखिए संजीव जीवा जो है जनपद शामली के जो है कांदला बाबरी थाना जो क्षेत्र है उसके गांव आदमपुर का निवासी। बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ गांव वालों से बात की गई कि संजीव जीवा जो है यहाँ से 35 वर्ष पूर्व यहाँ से चला गया था, जो कि यहाँ से मुजफ्फरनगर पहुंचा था। फिर कुछ वर्ष संजीव जीवा ने जो है मुजफ्फरनगर में अपना कुछ समय व्यतीत किया, फिर उसके बाद यहाँ से दिल्ली चला गया था। और बात यहाँ की जाए तो संजीव जीवा को लेकर यहाँ के गांव वालों का ये भी कहना है कि संजीव जीवा का गांव वालों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था, जिसको लेकर किसी भी तरह की कोई भी दबंगई जैसी कोई व्यवहार संजीव जीवा ने गांव वालों पर नहीं की। परंतु बात यहाँ पर अभी देखिए बात चल रही थी, डिबेट में बात हो रही थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो यह सवाल उठते ही है। इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही है और किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल इस पर कहीं ना कहीं सवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उठता दिखाई दे रहा है। जी दीपक, ठीक है। आप सभी मेहमानों आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर वापस आएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कितनी सुरक्षित है हमारी कचहरी। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है उत्कर्ष सिन्हा जी, उनके पास चलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और इस पर आते हैं वापस किस तरीके से हमारी सुरक्षित कचहरी जो है अब सुरक्षित ज़्यादा नहीं रह गई है, इसको लेकर के हम बात कर रहे थे। तमाम तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि कोर्ट में फायरिंग में जख्मी हुई बच्ची का एक्सरे भी सामने आया था, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। उत्कर्ष जी आपके पास आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। मैं कमल कृष्ण जी से ये मेरा प्रश्न है। अभी द्विवेदी जी ने कहा कि पुलिस के पास बहुत सारे काम है और
सिर्फ एक कचहरी का मामला नहीं है, लेकिन अदालत तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों की, कहीं ना कहीं इशारा किया कि वकीलों की संलिप्तता भी कई केसेस में उन्होंने देखी है। जब एक हीनियस क्राइम करने के बाद आकर के वो वकील उसको हाजिर करा देते हैं कोर्ट में। और तो क्या क्रिमिनल्स, हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं उनके केसेस लड़ने वाले ढेर सारे वकील भी इस नेक्सस का हिस्सा हैं, कमल जी? और क्या कचहरियां जो हैं वो विशेष प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए सुरक्षा के लिए? आपका क्या कहना है जी? क्योंकि हमने तो देखा है कि कचहरियां जो हैं वो इतनी भीड़ वाली जगह होती है, इतने माफियाज, इतने ऑपरेशंस वहां से अंजाम दिए जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कह रहे हैं कि इन दोनों प्रश्नों का जवाब, कि एक तो वकीलों की संलिप्तता और दूसरा ये सुरक्षा? जी, काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एडवोकेट्स एक्ट, उसके तहत वकील की जिम्मेदारी होती है वो अपने मौकिल को तरह से करे। अगर है अपराध में वांछित है और वो कोर्ट में हाजिर होना चाहता है, ये तो बहुत गलत है वकील के लिए। इस कॉन्डक्ट कोर्ट में हाजिर कराया गया तो मुकदमा लड़ने के लिए राम जेठमलानी ने इंदिरा गांधी के किलर्स का मुकदमा लड़ा, राजीव गांधी के असैसिनेशन में मुकदमे लड़े, इस देश के मुकदमे लड़े। तो उसका ये मतलब नहीं कि उनके एक्ट को साथ पकड़े हैं। लेकिन आज मसला जो है, बात सिर्फ महसूस ये बात नहीं कि कोर्ट सुरक्षित है कि नहीं है। कोर्ट सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित रहेगा जब वकील जहां पर है, जहां जज है, जहां जज शादी को है, और जहां पर पुलिस की भूमिका इतनी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कहा जा रहा है कि वो जो माफिया जीवा जो 20 साल से जेल में था, वो हर बार बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था, और कल उसका जैकेट कहाँ चला गया, क्यों चला गया? अपनी से बच सकते वही अस्पताल में क्या पुलिस अपने बेदाग एक मिनट में सरकार 2020 कमल जी मैं मिनट आपको रोकूंगा, जैसे कैमरा अपना ठीक कर लीजिए, आपका चेहरा कट रहा है। के राय अपना कैमरा जो है थोड़ा सा ठीक कर ले ताकि आप स्क्रीन पर दर्शकों को सीधे बात हो सके आपकी। जी 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 जी। 2020 से 21 तक 451 कस्टोडियल डेथ का रिकॉर्ड है। ये उत्तर प्रदेश ये मानवाधिकार संस्थाओं के आंकड़े बता रहे हैं। 2021 से 22 तक 500 कस्टोडियल डेथ के आंकड़े हैं। मतलब अब तक समझिए कि ये करीब 2544 तो रिकॉर्डेड मामले हैं। और ये जो हाफ काउंटर है जिसमें घुटने में बोरा बांध के गोली मारी जाती है और सारा जीवन अपंग बनाता हो, तो हजारों में है। ये पुलिस है। पुलिस को क्या यही ट्रेनिंग दी गई? आदरणीय द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित है। आज बहुत ज्यादा मनन चिंतन और आत्ममंथन करने की पुलिस को जरूरत है। पुलिस सरकार की टूल्स न बन जाए कि जो मिनिस्टर कहे कि जात के मार दो, धर्म के आधार पर मार दो, तो उसका हिस्सा न बने। द्विवेदी जी डीजीपी रहे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चीफ मिनिस्टर तक की हिम्मत नहीं थी कि इनके ऊपर कोई दबाव डाल सके। और आज बड़े से बड़ा हो जा रहा है, पुलिस कस्टडी में, पुलिस उनको सरेंडर करके गोद में उठा ले रही है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है। ये कोर्ट साक्ष्य जजों की बेंच इसको देख रही है। कोर्ट में अगर, और ये जान लीजिए कि अगर कोर्ट पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाएगी लिटिगेट्स की, लिटिगेट्स में अपराधी भी हो सकते हैं, वांछित लोग हो सकते हैं, सजा याफ्ता भी हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का कोई कोना सुरक्षित नहीं है। तो लेकिन कमलकेश जी, ये जो अगर माननीय न्यायालय और 7 जस्टिस की बेंच लगातार इसको कर रही है, तो आखिर ये मामला रुका क्यों है? क्यों आखिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं कचहरियों की सुरक्षा को बहुत मजबूत से प्राथमिकता से दिया जा रहा है?
शासन को सोचना चाहिए, लेजिस्लेचर का काम शासन को है। और हमारे 7 जजों की बृहद पीठ भी हमेशा डीजीपी को बुलाती है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाती है, संबंधित ऑफिसर्स को बुलाती है। अभी एक कस्टोडियल डेथ में जिसमें 3 पुलिस वाले इंक्लूडिंग एसएचओ अरेस्ट हुआ था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने कहा कि आप तय कर लीजिए कि इन पुलिस कर्मियों को हम सजा देंगे कि आप सजा देंगे। अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है। तो बहुत बदनामी। खाकी वर्दी का मतलब है कि वो मित्रतापूर्ण एक फोर्स है, मददगार फोर्स है। उसकी ये छवि न बन जाए कि कोई भी शासन सत्ता जैसा कहेगी उसी तरह से हत्या कर। हालिया दिनों में यह भी देखा गया है कि कई पुलिस वालों पर आरोप लगे। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की आपने जिक्र किया, जो गोरखपुर में हत्या हुई थी उसकी। एक महोबा में केस आया जहां आईपीएस ऑफिसर के ऊपर आरोप लगा कि उसने ही हत्या कराई एक कारोबारी की, और वो फरार रहा, लंबे टाइम तक बचता रहा और उसके बाद फिर वो जेल गया। तो ये पुलिस के वर्दी के ऊपर एक के बाद एक दाग लगे। आपने जिक्र किया कल जीवा के बुलेट प्रूफ जैकेट का। पुलिस का ये कहना है कि कोई न्यायालय से आदेश नहीं था, वो प्रोटेक्शन, और उसके बाद गोलमोल बात हो गई कि वो होता था कि सिर्फ बातें हैं। अतीक के साथ भी जिस दिन ये घटना घटी उस दिन उसकी फोर्स कम थी। बहुत सारे इस तरह से हैं, लेकिन 1 मिनट दीपक के पास चलेंगे हम। जी दीपक, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी सर। मेरा केस आने वाला था, मैं आपके कलीग से कहा था। बहुत धन्यवाद किराए जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट पे फायरिंग से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं हम। कितनी सुरक्षित है कचहरी, जिसको लेकर के तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें कि लखनऊ में जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला सामने आया है। इस दौरान आपको बता दें कि एक बच्ची थी, वो भी इस फायरिंग में जो है वो बची नहीं, उसके सीने में भी गोली लगी। उत्कर्ष जी, इसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो अपडेट ये है कि बच्ची की हालत स्थिर है, सीने में गोली लगी है, उसका एक्सरे देखा हम लोगों ने। बहुत ही क्रूशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, कितना बड़ा शरीर ही होता है, और उसमें एक पिस्टल की गोली अगर फंसी हुई है सीने के भीतर, तो डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री भी वहां गए थे, उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की और बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं कि इलाज को लेकर के, जो घायल हैं उनके इलाज को लेके। तो अपडेट ये है दीपक, एक सूचना ये आ रही है कि संजीव की पत्नी ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी थी, सरकार को भी लिखी थी कि मेरे पति की हिरासत में मौत हो सकती, हत्या हो सकती है, उसके षड्यंत्र हो रहे हैं। तो क्या संजीव का परिवार अभी, और वो चुनाव भी लड़ी थी राष्ट्रीय लोकदल से, हालांकि वो चुनाव में बुरी तरह हारी थी, तो क्या उनके परिजनों का क्या कहना है इस बारे में? आपके पास कोई जानकारी है क्या? अनम्यूट दीपक, अपने आप को अनम्यूट कर ले, और आप तक आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। हेलो, अब अपनी बात को पूरा करिए। जी, अपनी बात को पूरा करिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि संजीव जीवा जनपद शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव आदमपुर का रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, उसके परिवार की बात की जाए तो उसके परिवार में वे 3 बहन और भाई है, जिसमें वे 2 भाई है और 3 बहन है। जिसमें संजीव जीवा आज से लगभग जो है, मैंने आपको बताया था, 35 वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर से राशिद वहां कुछ वर्ष बिताने के बाद वे जो है दिल्ली चला गया था। उसके बाद जो उसका जो भाई है, वे दिल्ली में किराने की दुकान करता है, वहीं पर उसका व्यापार है, वहीं पर उसका कारोबार है। वहीं हमने कुछ गांव वालों से बात की गई तो गांव वालों का कहना है कि संजीव जीवा का परिवार जो है गांव के अंदर है, वहां पर फिलहाल उसके 3 मकान है, तीनों मकान बंद पड़े हुए हैं और लगभग 40 से 50 बीघे उसकी अपनी खुद की जमीन है। जमीन भी उसकी जो है फिलहाल कुछ खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर बात उसके परिवार की जाए, जो उसके पिता थे, लगभग 10 वर्ष पूर्व उसके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर संजीव जीवा शामली में पिता के गुजरने के बाद ही आए थे। उसके बाद वे यहाँ पे फिर नहीं आ पाए। जी दीपक, जैसा कि आपने बताया कि अपनी बात उत्कर्ष जी के पास आएंगे। दीपक का क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? उत्कर्ष जी, अपनी बात को पूरा करिए। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि शामली में अब उसका परिवार नहीं है,
बहुत सारी प्रॉपर्टी संजीव जीवा की गैंगस्टर एक्ट के अलग अलग मामलों के वजह से कुर्क भी की गई है। ये बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर से हमें जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये आशंका जताई थी कि पुलिस हिरासत में ही उसकी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। और अगर एक तरीके से देखें तो जो मुख्तार अंसारी का गैंग है वो इस वक्त मुख्तार अंसारी को लगातार सजा हो रही है, आजीवन कारावास। अभी एक मामले में 2 दिन पहले अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा हुई, लेकिन उसका जो पूरा गैंग था उस गैंग के भीतर मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे, मेराज और अब संजीव जीवा, ये जो सबसे बड़े जो शूटर्स हुआ करते थे मुख्तार अंसारी गैंग के, चाहे वो हथियार उपलब्ध कराने की बात हो या हत्याकांड में गोलियां चलाने की बात हो, तो मुख्तार अंसारी का गैंग बुरी तरीके से इस वक्त टूट चुका है। कृष्णानंद राय हत्याकांड जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बहुत बड़ा मामला था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उसकी में जो चारों शूटर आरोपी थे उसमें अब सिर्फ संजीव जीवा बचा हुआ था जिसकी भी कल हत्या कर दी गई। तो एक तरीके से अगर कड़ियां जोड़ी जाएं तो मुन्ना बजरंगी, हनुमान पांडे, मेराज और अब संजीव जीवा, तो कृष्णानंद राय की हत्या करने वाले चारों शूटर्स मार दिए जा चुके हैं। और हालांकि सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी इस केस से बरी हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में जो मुख्तार अंसारी गैंग है वो अब बुरी तरीके से टूट चुका है। जी आरिश, दीपक आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज उत्कर्ष जी, दीपक के पास वापस जाएंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता के राय जी मौजूद थे, उन्होंने इन तरह की घटनाओं में पुलिस की संलिप्तता होने की एक आशंका जताई थी, तो वही हमारे पूर्व रिटायर्ड डीजीपी थे, उन्होंने इसको नकारा था। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं कि पुलिस की इन तरह की मामलों में कितनी तरह की इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरह का? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ये भी सही है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वर्दी पर दाग लगे हैं। बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जहां पर पुलिस की संलिप्तता भी दिखाई दी है, कहीं षड्यंत्रों में, कहीं कुछ जो सिपाही या दरोगा स्तर के लोग रहे हैं वो अपराधी भी बन गए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ, लखनऊ में तकरीबन 10 साल पहले एक 10 साल के बच्चे की हत्या हुई थी, उसमें भी एक गोमती नगर थाने में तैनात दरोगा ही मुलजिम रहा, उसी ने हत्या कराई थी। वो प्रेम प्रसंग का मामला था तो वो व्यक्तिगत था, लेकिन बहुत बार अपराधी पुलिस गठजोड़ जिस तरीके से दिखाई देता है, अब के राय का आरोप बहुत गंभीर है और उस आरोप को साबित करना हमारे लिए आसान नहीं है या किसी के लिए आसान नहीं है। पुलिस की एसआईटी बन गई है, एसआईटी उसकी इंक्वायरी करेगी, वो वहां का मामला है, हमारी टिप्पणी उचित नहीं होगी इस पे। लेकिन ये जरूर है कि प्रश्न तो खड़े हो जा रहे हैं। प्रश्न इसलिए खड़े हो जा रहे हैं कि जेल के भीतर अगर हत्या होती है तो जेल के भीतर असलहा पहुंचा कैसे? समय समय पर पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन छापा मारता है, बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें बरामद होती हैं, लेकिन जिस तरह से एक विदेशी रिवॉल्वर से लगातार गोलियां चलाई जाती हैं और एक बार नहीं बल्कि 2 साल के भीतर 2 बार हत्याएं होती हैं जेल के भीतर, तो ये एक प्रश्न है कि ऐसे घातक हथियार जेल के भीतर पहुंच रहे हैं तो बिना किसी संलिप्तता के तो नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरा, अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तब भी ये प्रश्न लगातार हुआ था, हालांकि उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। बहुत हल्की फुल्की कार्यवाही और वो केस तकरीबन ठंडा किया गया, बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन तब भी ये प्रश्न था कि इतनी हाई सिक्योरिटी में जो एक प्रोटोकॉल होता है, बेसिक प्रोटोकॉल होता है क्रिमिनल्स को, और जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको ले जाने का, मेडिकल कराते वक्त चाहे अदालत ले जाने का, वो प्रोटोकॉल किस तरह से टूटा था, तो भी ये कहीं प्रश्न उठे थे उस वक्त कि क्या जो
पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे थे, कहीं वहां तो ढिलाई नहीं हुई। जांच उसकी भी हो रही है, हालांकि 2 महीने बाद उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, कोई चर्चा आई नहीं। और अब संजीव जीवा की जो हत्या हुई वहां भी इस लापरवाही, तो संदेह, आरोप, ये सारे चीजें लग रहे हैं जी। जांच रिपोर्ट ही एक चीज होती है जो सच या झूठ का फैसला करती है। तो बतौर पत्रकार हम लोग उन प्रश्नों को सामने ला सकते हैं जरूर, लेकिन निर्णय देना हमारा काम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर बैक टू बैक 2 चीजें हो रही हैं, एक तो लगातार अपराधी के साथ पुलिस का इनकाउंटर हो रहा है, एक तरीके से पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, और विपक्ष के नेता अब आरोप लगाने लगे हैं कि पुलिस भी दूसरे तरीके से काम करने लगी है, वो कानून और न्याय के जो नियम है उससे नहीं चल रही है। और दूसरी तरफ बड़े बदमाशों की पुलिस कस्टडी में या जेल में या अब कचहरी में हत्या होते जाना, तो अपराधी जो घोषित अपराधी है, जो सजा याफ्ता है या बड़ा क्रिमिनल है, वो तो मारा जा रहा है, वो एक दीगर मसला है। लेकिन जो जिस तरह से ये कांड हो रहे हैं, वो कांड आम आदमी के मन में डर तो पैदा कर ही रहे हैं। और फिर वहां जब शासन की मंशा ये होती है कि सुरक्षा का वातावरण हो, तो वो मंशा पर भी कई बार विश्वास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उत्कर्ष जी, आप दीपक से एक सवाल लेना चाह रहे थे, अपनी बात को पूरा कर लें। दीपक से मैं ये समझना चाह रहा था कि शामली में का तो हाल उन्होंने बता दिया, क्या उनके पास और कोई जानकारी है स्थानीय गैंगवार या स्थानीय स्तर पर किन बदमाशों के साथ जीवा की दुश्मनी चलती थी? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, बहुत बड़े बड़े वहां पे गैंग रहे हैं, सुशील मूछ का गैंग रहा है, भाटी गैंग है, और जीवा भी उसी इलाके से आता है। तो क्या कोई बैकग्राउंड इस तरह का मिलता है क्या? शामली में अगर जीवा की बात की जाए तो शामली में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, परंतु वही गांव वालों का ये भी कहना है कि जीवा का जो व्यवहार था वो गांव वालों के लिए बहुत अच्छा व्यवहार था और बड़ी शालीनता के साथ वे गांव वालों के साथ पेश आता था। और बताया जाता है कि जीवा ने जो है शामली में जो है पैथोलॉजी पर भी लगभग 5 वर्ष काम किया है। वहां पर भी बात की जाए तो वहां पर भी उनका व्यवहार एक शालीनता के साथ उनका व्यवहार रहा है। और किसी तरीके अगर गैंग की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका किसी तरह का हो सकता है कई तार उनके जुड़े हुए हो, परंतु ऐसा कोई सामने निकल के नहीं आया है। लेकिन दीपक, यहाँ आपने जिक्र किया कि उसने एक पैथोलॉजी में काम किया था शामली में, लेकिन जीवा का रिकॉर्ड में जो पहला अपराध है वो उसी पैथोलॉजी के जो डॉक्टर थे, यानी जो उसके मालिक थे, एम्प्लॉयर थे, उनके ही किडनैपिंग का आरोप था। और उस किडनैपिंग में जीवा ने पहली बार 2 करोड़ रुपए की जब फिरौती की बात की थी तो उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में बहुत बड़ी हलचल हो गई थी, क्योंकि उससे पहले करोड़ों में फिरौती मांगना किसी छोटे बदमाश के लिए संभव नहीं था। बहरहाल, तो ये जो प्रश्न है आज की हमारी चर्चा का, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कचहरियां भी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है? के राय बता रहे थे कि कोर्ट लगातार कह रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट और कचहरी परिसर की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की जाएं, लेकिन महेश चंद्र द्विवेदी जी, रिटायर्ड डीजीपी, बहुत उन्होंने जितनी देर हम लोगों के साथ जुड़े रहे, वो जो उन्होंने कहा, तो वहां से कुछ ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि बहुत हाई प्रायोरिटी है कचहरी की सुरक्षा की, बल्कि वकील और पुलिस के बीच का संघर्ष जो होता है वो भी कहीं ना कहीं उनकी बात में रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है और प्रदेश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो निश्चित तौर पर सरकार इसको लेकर के कोई ना कोई कार्रवाई बहुत जरूर करेगी और बहुत जल्द करेगी। हालांकि आज बार काउंसिल ने हड़ताल की यहाँ पर घोषणा की है और वकीलों ने कचहरी का बहिष्कार किया है, लेकिन ये देखना है कि क्या कचहरियों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का कोई ठोस प्लान, समयबद्ध प्लान हमारे सामने आता है या नहीं। उत्कर्ष जी, जिस तरीके से विस्तार से आपने बताया कि जो है कोर्ट कचहरी में जो मामले घटते जा रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं, तो क्या देखा जा सकता है कि आगे कुछ ऐसा प्रयास किया जाएगा कि इन तरह के मामलों को रोका जा सके, या इसी तरह से ये चलता रहेगा?
देखिए, कचहरियों को में सख्ती करना तो बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट में तो ये मामला है कि भाई जो वादी होता है उसके जो पैरोकार होते हैं उनके पासेस बन जाते हैं, तभी एंट्री होती है। लेकिन जो जिला न्यायालय है या जो नीचे लोअर कोर्ट्स होती हैं, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था दिखती नहीं है। बहुत भीड़ भाड़ की जगह होती है और कई बार हमने देखा है कि जो इस तरह के बड़े मुलजिम होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो जब अपनी पेशी पर आते हैं, हमने देखा था लखनऊ की कचहरी पे जब बबलू श्रीवास्तव इंटरनेशनल माफिया डॉन जिसको कहा जाता है, जब वो आता था अपनी पेशी पर, तो उस वक्त इतने उसके गुर्गे वहां इकट्ठे होते थे और लखनऊ में कहा जाता है कि रियल एस्टेट की बहुत बड़ी बड़ी डील्स उसी पेशी के दौरान हो जाती थी। बड़ी पंचायतें हो जाती थी जमीन के झगड़ों की। संजीव माहेश्वरी के ऊपर भी यह आरोप था कि बाराबंकी जेल में जब वो रहा तो उसने एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि जब वो लखनऊ पेशी पर आता था तो वहां पर भी वो रियल एस्टेट की बड़ी डील्स पेशी के दौरान ही कर लेता था। तो ऐसे में अपराधी को जेल में रहना और जेल में रहने के बावजूद वो अपने काले धंधे चलाता रह रहा है और कचहरी में पेशी के टाइम ये मामला वो एक अवसर पाता है जहां पर वो सीधी बात कर सकता है दूसरों से। तो ऐसे में तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर अपराध और संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो कचहरियों पर सख्ती तो होना बहुत जरूरी है। जी उत्कर्ष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोर्ट में सख्ती का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस दौरान जो है अब लखनऊ में जो बार एसोसिएशन है वकीलों का वो धरना दे रहे हैं, तो उनके धरने से क्या कुछ इस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, धरने से निश्चित तौर पर एक प्रोटेस्ट करने का, अपनी सुरक्षा को लेकर के सचेत होने का ये अधिकार है और वकील समुदाय बहुत संगठित समुदाय है, तो वो एक दबाव तो जरूर बनेगा सरकार के ऊपर। लेकिन कल बात हो रही थी बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से इस मामले पर, तो वो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत सख्ती करते हैं तो वकील ही उस सख्ती को पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे वकील मेटल डिटेक्टर्स को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे वकील और कई बार ऐसा भी हमने देखा अभी अतीक हत्याकांड के बाद जो जांच चल रही है, अतीक के गुर्गों को जो पकड़ा गया है, तो कुछ वकीलों की संलिप्तता भी ऐसी सामने आई है उस गैंग को ऑपरेट करने में। तो पार्ट ऑफ गैंग भी कुछ वकील हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें, हालांकि अतीक केस में तो उसके लॉयर ऑन द रिकॉर्ड मुलजिम हैं, तो ऐसा भी है। लेकिन अब बात सवाल ये है कि जान और किसी की जान माल को खतरा होना। कल कचहरी में ये शूट आउट हुआ, भीड़ इतनी होती है, अगर कहीं धक्का मुक्की होती, दुर्भाग्य से गोली का निशाना बदलता, एक छोटी बच्ची को गोली लग गई, 2 सिपाहियों को गोली लग गई, ये निशाना तो कहीं और भी जा सकता जी, क्योंकि इतना स्पेस तो नहीं होता है वहां पर, बहुत भीड़ होती है छोटे कमरों में, तो खतरा है। अब बार काउंसिल अगर आज प्रदर्शन कर रही है तो निश्चित तौर पर उसको खुद भी ये एक कमिटमेंट करके रखना पड़ेगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था शासन प्रशासन करता है उसका पालन सुनिश्चित हो। ये भी यही कह रहे थे कि एक आदमी का काम नहीं है, तो बार और पुलिस दोनों को एक साथ कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाके कचहरी सुरक्षित हो पाएगी। जी उत्कर्ष जी, आपने जिस तरीके से बताया कोर्ट को ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आपने एक बहुत ही अहम बात कही कि जो है जो हाई कोर्ट होते हैं, जैसे कि हमने देखा लखनऊ में शानदार हाई कोर्ट बना हुआ है, लेकिन जो लोअर कोर्ट है उनकी हालत जो है वो बेहद ही खस्ता हाल है। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं देखी जाती है, कोई आईडी कार्ड से कोई भी घुस सकता है, बिना आईडी कार्ड के भी। इसको लेकर के क्या आप बताना चाहेंगे कि कोर्ट को किस तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, अभी इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत कल की घटना के बाद कोर्ट भी बहुत सख्त होगी और प्रशासन भी बहुत सख्त होगा। बार काउंसिल तो मांग ही रहा है सुरक्षा स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर ये तीनों एक लाइन पर सहमत हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई और कारण है कि अब तुरंत सुरक्षा के कड़े इंतजामात नहीं किए जाएं। लेकिन इन सबके अलावा हरीश, एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाएं, कल की घटना एक संदर्भ हो सकती है, कल की घटना एक विशेष घटना जरूर हो सकती है तमाम घटनाओं के बीच में, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने जिसका जिक्र शुरू में भी किया था कि जेलों में 2 हत्याएं, कचहरियों में हत्याएं, तो ये हत्याएं, पुलिस हिरासत में हत्याएं, के राय बता रहे थे 500 से ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स के मामले सामने आ गए हैं। तो अब
सरकार को, गृह विभाग को और पुलिस विभाग को इन मसलों के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े, ये घटनाएं आम जनमानस के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। जी उत्कर्ष जी, आपने अपने तमाम विस्तार से बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे संवाददाता शामली से दीपक जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जो हमारे मेहमान थे उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।